आज हमारा कौन सा लेक्चर है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो आज हमारे लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा, मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन करा दिया ना, एग्जामिनेशन जो वर्ड है इसका यूज़ करके हमें 4 लेटर वर्ड बनाना था, जिसमें 3 केसेस बने थे, दो सेम, दो डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, वो करा दिया ना। ओके, चलिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो हो गया, वो रैंक डिटर्मिनेशन हमारा हो गया। ओके ओके ओके, आओ जी, देखो बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ आज तुमको मैं। कॉन्सेप्ट है सम ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ गिवन डिजिट्स। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, हम कोई भी 3 डिजिट्स रैंडमली लेते हैं। बताओ जी कौन कौन सी डिजिट्स लूँ? रिपीट नहीं होनी चाहिए और ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट केस में ना ही रेपिटेशन और ना ही ज़ीरो हो। बताइए 3 डिजिट्स बताओ। 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो। अरे कुछ तो और बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए कि 1 2 3 का यूज़ करके आप कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो? 6। कौन कौन से बनेंगे? एक तो 123 बनेगा, एक 132, एक 213, एक 231, एक 312 और एक 321। आकृति के इसके अलावा कोई और 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं इन 3 डिजिट का यूज़ करके? किसी को भी लगता है इसके अलावा बन सकता है? नहीं। अब इन सब का सम क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 + 2 11 + 1 12। क्या इन सब का सम 12 है? रीचेक कर लो। 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 + 2 11 + 1 12। इनका भी देखो 12 होगा। 12 + 1 कितना होता है? 13। इनका भी 12 होगा। 12 + 1 कितना होता है? 13। तो हमने क्या बोला कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड यूजिंग दीज 3 डिजिट इज 1332। सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स which can be made using these 3 digit is 1332। बट अगर मेरे पास 4 डिजिट्स होती तो बताओ पहला तो कितने 4 डिजिट नंबर आप बना सकते थे? 4 फैक्टोरियल। 5 होती तो कितने बन सकते थे? 120 अलग अलग नंबर्स बन सकते थे। 3 से 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 बन सकते हैं। ठीक है ना। 4 से 4 फैक्टोरियल यानी 24 और 5 से 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। तो अगर तो 3 ही डिजिट्स आती है एग्जाम के अंदर और उनके पॉसिबल नंबर्स का सम पूछा जाता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 मिनट से कम में हो जाएगा क्वेश्चन। बट अगर गलती से 4 या 5 डिजिट्स आ गई और उनका सम पूछ लिया गया तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा वो। अगर 4 डिजिट नंबर आ गए तो 24 अलग अलग उसके नंबर्स बन सकते हैं। उन सब नंबर्स को पहले लिखना, सोच सोच करके क्या क्या बन सकता है, फिर उनको ऐड करना, फिर आंसर देना, मुश्किल टास्क है। और अगर 5 डिजिट आ गए तो भूल ही जाओ करोगे आप लोग इस तरीके से। तो इसके लिए कोई ट्रिक होनी चाहिए। क्या बोलते हो? कोई ट्रिक होनी चाहिए। वो ट्रिक क्या है वो समझो। अब ट्रिक, आपको सबसे पहले क्या करना है, 111 ये नंबर लेना है। 11 111 1111 11111। कितने वंस लेने आपको वो डिपेंड करता है आपके पास डिजिट्स कितनी हैं। हमारा जो अभी क्वेश्चन था उसमें कितनी डिजिट्स थी? 1 2 और 3 डिजिट्स थी। तो मैं क्या लूँगा? 111, 3 टाइम्स 1। फिर सम ऑफ डिजिट 1 + 2 + 3 कितना होता है? 6। फिर नंबर ऑफ डिजिट्स -1 फैक्टोरियल। कितने डिजिट्स थे? 3 3 - 1 कितना होता है? 2। तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। आ गया सेम आंसर? जल्दी हो गया? जल्दी हो गया? ठीक है ना। अब लेट से आपके पास 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं और वो जो 4 डिजिट हैं वो है आपके पास 1 3 5 और 7। 1 3 5 और 7। तो इन 4 डिजिट का यूज़ करके आप कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो? 24। 4 फैक्टोरियल। क्या उनको बनाने की ज़रूरत है? अब अगर हमें ट्रिक पता है तो क्या वो बनाने की ज़रूरत है? वो सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत है? नहीं। हम सिंपली क्या करेंगे, 1 3 5 और 7
1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7 जो है ये कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 4। 1 3 5 और 7 का टोटल कितना होता है? 16। 1 3 5 7 4 डिजिट्स है, 4 माइनस 1 कितना होता है? 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। आपका जो आंसर है वो है उन 24 नंबर्स का सम, उन 24 नंबर्स का सम, वो जो 24 नंबर बन सकते थे इन डिजिट्स का यूज करके, उनका सम कितना आ रहा है? बेसिकली ये जो है ये उसी का आंसर है। ऊपर तो एग्जाम्पल है ये, और इसका आंसर है ये ट्रिक से सॉल्व करके जो दिखाया मैंने। इजी है ट्रिक, याद करनी पड़ेगी, बट ये क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम थोड़ा चेंज लाते हैं इसके अंदर। चेंज क्या रहा है सुनो। अगर मेरे पास 1 2 और 3 की जगह डिजिट्स होती 0 2 एंड 4, तो बताओ इन 3 डिजिट्स का यूज करके आप कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो? कितने बना सकते हो? क्या 6 बना सकते हो? नहीं। आपका जो सबसे पहला और सबसे छोटा नंबर बनेगा वो होगा 204, फिर क्या बनेगा? 240, फिर क्या बनेगा? 402, फिर क्या बनेगा? 420। आपका एक नंबर 204 और 024 एंड 042 ये दोनों ही 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये 3 डिजिट नंबर नहीं है क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, तो इनको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। और अगर आप सेम ट्रिक यूज करो, अब अच्छा बताओ इनका सम क्या आ रहा है? 4 + 2 6, 4 + 2 6, 4 + 4 + 2 + 2 12, ये आ रहा है। तो 1266 इसका आंसर आना चाहिए। बट अगर हम उसी ट्रिक का यूज करें तो देखो आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना। पहले 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट -1 फैक्टोरियल यानी कि 2, 1 3 3 2 आंसर आ रहा है इसका, जो कि गलत है। आंसर क्या आना चाहिए था? 1 2 6 6। ये 1 3 3 2 पता है आंसर कब आएगा? अगर आप इन दो नंबर्स को भी ऐड कर दोगे। बताओ 24 और 42 का एडिशन कितना होता है? 66। इसमें आप 66 ऐड करो, देखो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, ट्रिक की वजह से क्या गलती हो रही है कि ट्रिक की वजह से गलती ये हो रही है कि ट्रिक इन दो नंबर्स को भी कंसिडर कर रही है अपना आंसर निकालने में, जबकि दोनों ही 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर नहीं है। बात समझ आ गई आप लोगों को? बात समझ आ गई? तो इसकी ट्रिक में चेंज आएगा, और चेंज क्या है वो सुनो। हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट कंटेनिंग 0। अगर आपके पास कोई भी डिजिट 0 है तो आप फिर कैसे निकालोगे सम ऑफ डिजिट्स? तो स्टार्टिंग का पार्ट बिल्कुल सेम है, यही था। नंबर ऑफ डिजिट 1 1 1 कितनी बार करना है? नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट -1 फैक्टोरियल, कॉपी पेस्ट सेम। और इससे हमारा आंसर कितना आएगा? 1332, ठीक है ना, 1332। माइनस कर दो इसमें 1 1 1 कितनी बार? नंबर ऑफ डिजिट -1, हमारी डिजिट कहती है 0 2 और 4, कितनी डिजिट हो गई? 3 डिजिट हो गई, तो मुझे कितनी बार 1 लिखना चाहिए? 2 बार। नंबर ऑफ डिजिट -1 टाइम्स आपको 1 1 लिखना है। 3 डिजिट है, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, तो 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट -2 फैक्टोरियल, कितने डिजिट्स है? 3, 3 - 2 कितना होता है? 1 फैक्टोरियल यानी कि 1। आंसर क्या आ गया है? 66। तो ये देखो ये भी तो 66 ही आ रहा था, ये 024 एंड 042 का सम। और ये अगर आप माइनस कर दो 1332 के अंदर, 1332 के अंदर 1332 आंसर किसका आ रहा था? इसका आ रहा था, नॉर्मल वाली ट्रिक का। तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो आना चाहिए, 1266। बात समझ आ गई आप लोगों को? 1266 आ गया सेम आंसर, ठीक है ना। तो जो पहली वाली ट्रिक है वो क्या करती है? वो इन दो नंबर्स को भी कंसिडर करती है, बता रहा हूँ। जो पहली वाली ट्रिक है वो इन दोनों को भी कंसिडर कर रही थी, तो हमें क्या करना था? हमें इन दोनों का आंसर निकालना था कि इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा, क्योंकि दोनों 2 डिजिट नंबर हैं। क्या है? 2 डिजिट नंबर, दिख रहे हैं आपको? तो मुझे 1 1 कितनी बार लेना चाहिए? 2 बार, ठीक है ना। सम ऑफ डिजिट क्या है 2 और 4 का? 0 2 4 का 6 है, ठीक है ना। और क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर है तो 2 - 1 फैक्टोरियल करना चाहिए। 2 - 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 फैक्टोरियल, 1 ही आ गया। तो आंसर कितना आ गया इसका?
66। तो जब मैं ओरिजिनल वाले आंसर में 66 माइनस कर देता हूं तो मेरा नया आंसर आता है जो कि करेक्ट आंसर है ऑफ अ 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग 0। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है ना। तो बेसिकली उसने करा क्या है, देखा जाए तो पुरानी वाली ट्रिक ने इन दोनों को कंसिडर कर लिया था और आंसर दे दिया था। तो हमने उसमें क्या किया, उसी सेम ट्रिक को अप्लाई किया 0 to 4 के साथ। अब 0 to 4 जो है एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। 2 4 क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। 2 4 0 हटा दो, 2 4 क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। तो 1 1 कितनी बार टाइप किया, 2 बार टाइप किया। माइनस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट, 2 और 4 का सम कितना होता है, 6। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया था। ठीक है ना। इन दो के साथ वही सेम काम किया जो हमने इन 3 के साथ काम किया था, बट ट्रिक के फॉर्म में इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया। ट्रिक के फॉर्म में क्या लिखा गया, ये वाली ट्रिक 1 1 1 1 नंबर ऑफ डिजिट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट माइनस 1 माइनस 1 1 1 कितनी बार, नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है वैसे, 3 है। 0 to 4 माइनस 1 कितना हो गया, 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट, 0 to 4 का सम हो गया 6, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट, 3 डिजिट है, माइनस 2 1 फैक्टोरियल, ये आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 66। तो जब आपने इसमें ये माइनस किया तो आपका रिवाइज्ड आंसर आ गया विच वॉज द करेक्ट वन। आ गई बात समझ अब आप लोगों को? अब सुनो अगला, मेरे पास 3 डिजिट्स हैं 2 2 एंड 3। बताओ इसका यूज़ करके मैं कितने पॉसिबल 3 डिजिट नंबर बना सकता हूँ। मेरे पास 3 डिजिट्स हैं 2 2 एंड 3। बताओ इनका यूज़ करके मैं कितने पॉसिबल 3 डिजिट नंबर बना सकता हूँ। एक तो 2 2 3 बनेगा, फिर और फिर 3 3 2 कहाँ से आ जाएगा, एक ही 3 है। 3 2 2 3 2 2 3 + 4 7, 3 + 4 7, 3 + 4 7, ये आंसर आना चाहिए। बट अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर वही सेम ट्रिक यूज़ कर लो ओरिजिनल वाली, तो क्या होगा, पहले तो क्या होगा 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 + 2 7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 777 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 1554। और आंसर क्या आना चाहिए, 777। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, आ रहा है गलत। ठीक है ना। अगेन सेम, इसके पीछे भी सेम लॉजिक है। इसने कंसिडर किया कि 6 अलग अलग नंबर बन सकते हैं। ठीक है ना, 6 अलग अलग नंबर बन सकते हो। 6 अलग अलग नंबर में क्या किया, ये जो 2 और ये 2 है ये देखने में सेम है, बट उस ट्रिक ने इन दोनों को अलग अलग 2s माना, और ये वाला 2 बाद में लिख दिया, ये वाला 2 पहले लिख दिया और 3 लिख दिया। इसने इसको भी एक नंबर कंसिडर किया विच इज़ डिफरेंट इस ट्रिक के हिसाब से, बट ये है तो सेम नंबर। समझ आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है ना। ऐसे ये वाला 2 और ये वाला 2 इंटरचेंज करके अगर लिखा जाए तो बनेगा 2 2 3 2, और ये वाला 2 और ये वाला 2 इंटरचेंज करके लिखा जाए तो भी 3 2 2 बनेगा। यानी अगर मैं सारे 2s को इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास जो 3 नंबर्स निकल करके आएंगे वो सेम होंगे जो ये वाले आ रहे हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को ये? ठीक है ना। तो इसलिए आंसर गलत आ रहा है, तो इसके लिए ट्रिक थोड़ी और मॉडिफाई हो जाएगी, बट अब जो मॉडिफिकेशन है बहुत सिंपल है। हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट कंटेनिंग रेपिटेटिव डिजिट्स। तो पहले तो 1 1 1 टाइप करो, कितनी डिजिट्स हैं, तो 2 2 और 4 3 डिजिट्स हैं। सम ऑफ डिजिट बताओ, 2 2 और 4 का सम कितना होता है, सॉरी 2 2 और 3 का, 2 2 3 का 7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1, कितनी है, 3 डिजिट है, 3 माइनस से कितना होता है 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय रेपिटेशन, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, रेपिटेशन फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? ठीक है ना, आ गया आंसर, कर लोगे एग्जाम में? ठीक है ना। या सिंपल आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक और ट्रिक याद नहीं करनी तो जो भी आपका फर्स्ट ट्रिक से आंसर आता है उसको डिवाइड कर दो बाय रेपिटेशन फैक्टोरियल, वही हो रहा है यहाँ पर भी देखा जाए तो। अगर आप देखो तो ये आपकी फर्स्ट ट्रिक है, ये पूरी ये आपकी फर्स्ट ट्रिक है, और उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, रेपिटेशन फैक्टोरियल से। ठीक है जी, इजी, खत्म भाई खत्म। 3 ट्रिक्स थी, तीनों मैंने आपको समझा दी, और तीनों ट्रिक में क्या फ़र्क था ये भी समझा दिया। पहले ट्रिक में ना ही रेपिटेशन था ना ही ज़ीरो था,
दूसरी ट्रिक में 0 था, तीसरी ट्रिक में रेपिटेशन था। चलिए बताइए, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आप सॉल्व? NP3 का मतलब क्या होगा, जल्दी बताइए, NP3 का क्या मतलब होगा? n से शुरुआत करो और रिवर्स ऑर्डर में 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो n से एक छोटा क्या होता है, और n-1 से एक छोटा और क्या होता है, n-, और ये किसके बराबर है, 60। जब भी ये क्वेश्चन आता है इसके लिए आप हमेशा यूज करो कंपैरेटिव अप्रोच। अब आपको 3 ऐसे नंबर्स बताने हैं जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन 60 होता है। बताइए वो 3 नंबर्स क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, साथ, तीनों साथ में आने चाहिए। 2, 3, 4 का मल्टीप्लिकेशन बताओ, 3, 4, 5 का बताओ, 4, 5, 6 का बताओ। किसी एक का तो 60 होगा। ये क्या है, 6, 4 = 24। ये कितना है, 12, 5 = 60। आ गया? यानी मैं 60 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 4 × 3। अगर मैं बोलूँ n 5 है तो n-1 कितना होगा, 4, और n-2 कितना होगा, 3। यानी मैं n बाय कंपैरिजन बोल सकता हूँ कितना आएगा, 5 आएगा। बात समझ आ गई? बाय कंपैरिजन n कितना आ रहा है, n की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो बाय कंपैरिजन आई कैन से दैट n = 5। इजी हो गया क्वेश्चन? ठीक है जी, सुपर डुपर इजी। चलिए अब कुछ मस्त इंटरेस्टिंग पार्ट करने वाले हम लोग, मज़ा आएगा आप लोगों को बहुत। एक बात बताओ, क्या मैंने आप लोगों को अरेंजमेंट ऑफ नंबर, डिजिट्स एंड कोड शुरू करा दिया था? नहीं कराया ना अभी? आज वही शुरू करना है हम लोगों को। अरेंजमेंट ऑफ नंबर, डिजिट्स एंड कोड्स, हेडिंग डालेंगे सब, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। अरेंजमेंट ऑफ, नहीं बड़ा है, बहुत बड़ा है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर, डिजिट्स एंड कोड्स, इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब तक जितना भी आपने चैप्टर पढ़ा उसको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बट ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2-digit numbers can be formed, how many 2-digit number can be formed using digits 0 to 9? कौन आंसर देना चाहेगा इसका? अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि 0 से लेकर के 9 तक के कितने डिजिट्स होते हैं? हाँ जी, 0 से लेकर के 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है 9 होता है तो फिंगर्स पे काउंट कर लेना, 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब 10 डिजिट का यूज़ करके आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, बताओ कितने बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? 90। आगे आएगा तो 1 डिजिट ही हो गया। इसके 2 आंसर हैं। आंसर डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, कि रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन नॉट अलाउड है। इन दोनों के बीच में स्पेस छोड़ देना थोड़ी, ठीक है ना। रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है? 0 अवेलेबल नहीं है।
जीरो अगर मैंने फिल कर दिया यहाँ पे तो 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 क्या होता है? 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। तो मेरे पास जीरो अवेलेबल नहीं है, बट बाकी सारी डिजिट्स अवेलेबल है, यानी कि 9 डिजिट्स अवेलेबल है। ठीक है ना? रेपिटेशन अलाउड है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक डिजिट को 2 बार भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, 44, 55, 66, 77, 88, 99 भी मैं नंबर बना सकता हूँ। अब बताइए दूसरी जगह को फिल करने के लिए कितने अवेलेबल हैं डिजिट्स मेरे पास? 10। अब मैं यहाँ पे 0 भी लिख सकता हूँ, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। अगर मैंने पहली प्लेस पर लेट से 5 लिखा तो क्या यहाँ पे 5 अवेलेबल है? बिल्कुल है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है ना? 0 भी अवेलेबल है क्योंकि 5 0 50 होता है, 1 भी अवेलेबल है, 1 5 1 51 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 सब अवेलेबल है। आंसर क्या जाएगा? 90। अब मुझे बताओ कि अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती तो फिर आंसर क्या होता? 81। हमारे पास पहली प्लेस को फिल करने के लिए 9 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक। लेट से मैंने 1 से फिल कर दिया, अब दूसरी जगह पे मैं 1 नहीं लिख सकता, बट 0 से लेकर के 9 के बीच में बाकी नंबर लिख सकता हूँ। 0 से लेकर के 9 तक 10 नंबर्स होते हैं, -1, आंसर बच गया 9। बेसिकली पहला 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10, और आखिरी क्या होता है? 99। 10 से लेकर के 99 ये कितने डिजिट्स होते हैं? 90 डिजिट्स, वही आ गया। और इसके अंदर 9 डिजिट्स होते हैं जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। अगर 90 में से 9 हटा दूं मैं तो कितने बचेंगे? 81, वही आंसर आ गया। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। सेम क्वेश्चन है मेरा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस अब मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। सेम क्वेश्चन इन अबव क्वेश्चन, what will be your answer if 3 digit number is to be formed? Repetition allowed में 900, repetition not allowed का बता रहे। अगेन हम 2 केस डिवाइड करेंगे, रेपिटेशन अलाउड और रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो repetition allowed का 900 होगा, not allowed का 648 होगा। वेरी गुड। तो भाई पहली प्लेस को फिल करने के लिए 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1 से लेकर के 9 तक। दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए 10 ऑप्शंस अवेलेबल और तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए भी 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आंसर आ गया 900। पहली प्लेस को फिल करने के लिए 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेट से 1 से फिल कर दी। दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए भी 9 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब 0 अवेलेबल हो चुका है जो पहले अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ पे मैंने अगर एक नंबर लिख दिया 5, तब वो 5 अवेलेबल नहीं है, तो 9 ही अवेलेबल है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, यहाँ पे लिख दिया 1 लेट से, अब मेरे पास कितने अवेलेबल हैं? 8 डिजिट्स अवेलेबल हैं। 5 और 1 अवेलेबल नहीं है, बाकी 8 अवेलेबल है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 आपका आंसर आ जाएगा 648। बात समझ आ गई सब लोगों को? हाँ जी, आ गई। अब सबसे बड़ा एग्जाम में जो आप लोगों को डाउट होगा इसके क्वेश्चंस करते वक्त, वो ये है, आपको समझ नहीं आएगा कि जो आंसर गिवन है वो आंसर विद रेपिटेशन वाला गिवन है, विदाउट रेपिटेशन वाला गिवन है। सर ड्यू करेंगे repetition वाला। नोट लिखो उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ क्वेश्चन इज silent about
repetition allowed or not, then if all digits that is 0 to 9 are available in question, then assume that repetition is allowed. If all digits are not available in question, then assume that repetition is not allowed. यानी कि सिर्फ एक अजम्पशन नहीं ली जा सकती कि रेपिटेशन अलाउ होगी, अजम्पशन दो ली जा सकती हैं, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे क्वेश्चन में जो डिजिट्स अवेलेबल है वो कितनी हैं। अगर सारी डिजिट्स अवेलेबल हैं तो हम अज्यूम करेंगे। कब अज्यूम करना है? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। कई बार क्वेश्चन में लिखा ही होता है, तो जो लिखा है वही करना है। अगर साइलेंट है तो हमें देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो डिजिट्स अवेलेबल है वो कितनी है। सारी अवेलेबल है तो रेपिटेशन अलाउ होगी, ये अज्यूम करो। और लिमिटेड गिवन है, अगर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 5 7 8, अब इसमें लिमिटेड डिजिट्स गिवन है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। समझ आ गई बात? इजी, वेरी इजी, ठीक है ना। अब इसकी वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में एक हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं रेपिटेशन अलाउ होकर आंसर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, वो डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कभी ये डाउट नहीं आने वाला। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएंगे हम लोग धीमे धीमे। हमारा अरेंजमेंट ऑफ नंबर डिजिट्स एंड कोड्स चल रहा है। अगला क्वेश्चन आज का, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हुआ था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 to 9, और फिर हुआ था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 to 9। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है ना। या फिर लिखेंगे हाउ मेनी 4 डिजिट, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं थोड़ी देर में। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 and 5। अब तो क्वेश्चन, अब तो मैंने नोट लिखवा दिया, आपको नोट के हिसाब से चलना है। बताओ जी क्या करोगे? बताओ जी, रेपिटेशन अलाउ होगी कि नहीं होगी इस क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन तो साइलेंट है रेपिटेशन के बारे में, अब हमें अजम्पशन लेना है। सारे डिजिट्स कितने होते हैं भाई बताना जरा? 10 डिजिट्स होते हैं क्या इसमें? 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं आपके पास? नहीं, तो क्या अजम्पशन लोगे? नॉट अलाउड। ऑल डिजिट्स मैं इसलिए लिखवाया यहाँ पर दैट इज 0 to 9, ये क्यों लिखवाया मैंने? ऑल डिजिट्स का मतलब क्या है? 0 से लेकर के 9 तक सारे अवेलेबल हों। इस क्वेश्चन में तो 1 2 3 4 5 अवेलेबल हैं, सारे थोड़ी ना बोलेंगे उनको हम। तो इफ ऑल डिजिट्स आर नॉट अवेलेबल ये लगेगा इस केस में, तो रेपिटेशन क्या होगी? नॉट अलाउड। अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है। चलो ले लो, टाइम ले लो, 2 मिनट, मुझे 1 मिनट दूंगा, 2 मिनट तो नहीं। वेरी गुड, सही है, सही है। कितना?
1 2 3 4। सुनो भाई, ये नोट मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, बट पहले सुन लो। अगर क्वेश्चन में कहीं भी रिस्ट्रिक्शन आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि नंबर इवन नंबर होना चाहिए, तो हमें सबसे पहले वो प्लेस फिल करनी है जो उस रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करे। आप मुझे बताओ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सी प्लेस रेलेवेंट है ये बताने के लिए कि नंबर इवन नंबर है? फोर्थ। तो हम सबसे पहले किस प्लेस को फिल करेंगे? फोर्थ। फोर्थ प्लेस पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सिर्फ 2, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। यहाँ पर सिर्फ 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, यानी 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेट से यहाँ पे 2 आ गया। अब बताओ फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 4। लेट से यहाँ पे 1 आ गया, मेरा 2 भी चला गया, 1 भी चला गया। अब बताओ अगली प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 3। लेट से 2 भी चला गया, 1 भी चला गया और 2 भी चला गया, सॉरी और 3 भी चला गया। 2 भी चला गया, 1 भी चला गया, 3 भी चला गया। 2 आ गया आखिरी प्लेस पर, 1 आ गया इधर और 3 आ गया इधर। 2 1 3। अब कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 2। ठीक है जी। तो पहले हमने सबसे पहले किस प्लेस को फिल किया? जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग रही थी, उसको प्रायोरिटी दी। उसके बाद मैं नॉर्मल फर्स्ट से आखिरी तक धीमे धीमे चला, फर्स्ट से आखिरी तक धीमे धीमे चला। 4 3 से 12, 12 2 से 24, 2 से 48। मैं 48 अलग अलग इवन नंबर्स बना सकता हूँ। कितने? 4 डिजिट इवन नंबर, जो कि या तो 2 से एंड होंगे या फिर 4 से एंड होंगे। वो एक इवन नंबर बन सकता है, ठीक है ना। 6 से एंड होने वाले भी इवन नंबर्स होते हैं, 0 से एंड होने वाले भी इवन नंबर्स होते हैं, बट 0 6 8 ये गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 ही गिवन है सिर्फ, और 1 2 3 4 5 में सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं जो इवन नंबर बना सकते हैं, एक 2 एक 4। मेरी अगली बात सुनना, अगर मैंने आखिरी प्लेस को भरने के लिए 2 की जगह 4 यूज़ किया होता, 2 की जगह 4 यूज़ किया होता, तो ये बताओ यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें कोई चेंज आता? यहाँ पर अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल 4 ही रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 यूज़ कर लेता आखिरी प्लेस पर, तो मेरे पास 1 2 3 और 5 अवेलेबल होता। यहाँ पर फिर 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यानी कि मैं या 2 यूज़ करूँ या 4 यूज़ करूँ, एट लास्ट प्लेस मेरे नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एट फर्स्ट प्लेस चेंज नहीं हो रहे। बात समझ आ गई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखने वाली। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। इस क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ मैं। ये वाला तो समझ आ गया ना तरीका आपको? और मैं बोलता हूँ, मैं 2 केस बना लेता हूँ। लेट नंबर एंड्स विथ 2, और दूसरा केस क्या बनेगा बताओ? लेट नंबर एंड्स विथ 4। 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे बताइए अगर नंबर 2 से ही एंड हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल कितने हैं? एक ही, विच इज 2, ठीक है ना। हम ऑप्शंस अवेलेबल कब चेक करते हैं? जब ऑप्शंस हो। जब हमने बोल ही दिया कि नंबर 2 से एंड होगा, तो यहाँ पर कितने आएंगे ऑप्शंस अवेलेबल? 1, यानी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है फिल करने के लिए, दैट इज 2, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, मेरा मेन टास्क ऐसे भी कंप्लीट हो रहा है और ऐसे भी कंप्लीट हो रहा है, तो मैं कौन सा रूल यूज़ करूँगा? रूल ऑफ और, यानी कि इन दोनों के आंसर्स को प्लस कर दूंगा। अब मुझे बताइए पहली जगह को फिल करने के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 4, फिर 3, फिर 2। क्या यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बनेगी? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 48। आई बात समझ आपको? ठीक है, ठीक है ना। तो अब 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 करो, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 करो, बात तो एक ही होती है, ठीक है ना। अब 5 प्लस 5 करो या 5 इंटू 2 करो, बात तो एक ही होती है। अब 10 प्लस 10 करो, अब 10 इंटू 2 करो, बात तो एक ही होती है। बात समझ आ गई ना। अब 10 की जगह आप ये नंबर ले लो, एक नंबर है आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, एक नंबर ले लो। अब 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 करो, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 करो, बात तो एक ही होगी। तो हमने ऊपर वही करा हुआ है, ठीक है जी। समझ आ गया? ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें कुछ भी हाई फाई नहीं है,
ठीक है ना। आप 2 बार एक ही चीज़ को ऐड करो या उसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होती है। बात समझ आ गई? आगे बढ़े, नोट लिखो एक। अच्छा, मैं और वाला ऑप्शन मिटा दूं या लिखा रहने दूं? आपको और वाला ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। आप ऊपर वाले ऑप्शन से कर लोगे, आपको समझ आ गया होगा वैसे, ठीक है ना। बट स्टिल मैं लिखा रहने देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आपको ईजी लगे। नोट क्या लिखेंगे हम लोग? इफ क्वेश्चन हैज रिस्ट्रिक्शन, इफ क्वेश्चन हैज रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन कैसी हो सकती है? दैट इज नंबर शुड बी इवन नंबर, कॉमा नंबर शुड बी ऑड नंबर, एक्सेट्रा। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इफ क्वेश्चन ऑफ रिस्ट्रिक्शन देन वी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू फिल द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, देन वी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी and fill options available at restricted place, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में इवन नंबर होना चाहिए, तो जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि नंबर जो है वो 2 या 4 से ख़त्म हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस थी इसी के ऑप्शंस अवेलेबल को फिल किया, बाद में फिर क्वेश्चन किया मैंने सॉल्व नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो या तो आपको बहुत इजी लगेगा या हो सकता है कि उसमें आपको थोड़े आगे चल के डाउट्स आए, ठीक है ना। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, ध्यान से समझना आप सभी लोगों को। क्वेश्चन एग्जैक्ट यही वाला है, बस एक चीज़ का फर्क होगा। क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है जो अभी हमने किया है। क्या था हमारा क्वेश्चन? हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, यही था, यही लिखेंगे कॉपी पेस्ट। हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। अब एक फर्क आ रहा है, वो फर्क बताओ क्या है? एक फर्क आ रहा है और वो है 0, और ये 0 अब थोड़ा आप लोगों का चैन छीनने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा चैन छीन लेगा आप लोगों का, क्यों छीनेगा देखना। क्वेश्चन तो इजी है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन में तो समझने जैसा नहीं है। अब इसकी बारीकियों में घुसते हैं और समझते हैं क्यों ये मुश्किल है, क्यों ये डिफरेंट है बाकियों से। रेपिटेशन अलाउड होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। लिमिटेड डिजिट्स आर अवेलेबल, ठीक है, तो रेपिटेशन अलाउड तो नहीं होगी। अब जो मैं अब आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। जब मैं बोलूँगा लिखो तभी लिखना, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं चीज़ों को काटूंगा कई बार, तो आप बार बार काटोगे अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। मुझे एक 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, मुझे एक 4 डिजिट बड़े बड़े बनाता हूँ, 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है। मुझे बताइए ऑप्शंस अवेलेबल एट विच प्लेस मैं सबसे पहले फिल करूं? 4th प्लेस। बताओ कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 3। नहीं नहीं, ना 180 है ना 240 है। अब मुझे बताइए ऑप्शंस अवेलेबल एट फर्स्ट प्लेस कितने हैं? सर इसमें 2 केस करने पड़ेंगे। वेरी गुड। मतलब एक केस बोलेंगे जिसमें कि हमने लास्ट में 0 फिल कर दिया है, और दूसरा केस बोलेंगे जिसमें मतलब 0 2 या 4 फिल किया है, ठीक है, वेरी गुड। सुनो भाई, यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल कितने होंगे वो डिपेंड करता है अब किस चीज़ पर, कि नंबर 0 से एंड हो रहा है या फिर 2 और 4 से एंड हो रहा है।
अगर नंबर 0 से एंड होता है हमारा तो एक इवन नंबर होगा, और यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 5। बट अगर मेरा नंबर 2 या फिर 4 से एंड होता है, लेट्स से 2 से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल कितने होंगे, 0 नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता। 0 क्यों नहीं आ सकता, 0 अगर आ गया यहाँ पर तो एक 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, और 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है एंड में, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो कितने नंबर आ सकते हैं, 4 ही नंबर आ सकते हैं। बात समझ आई आपको, ये बात समझ आई आपको, क्लियर हो गई। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें मैं नंबर अगर चेंज करूं एट रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, उसकी वजह से ऑप्शंस अवेलेबल एट फर्स्ट प्लेस चेंज हो रहे हों, क्या दोबारा सुनना, अगर मैं नंबर चेंज करूं एट रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, उसकी वजह से ऑप्शंस अवेलेबल एट फर्स्ट प्लेस चेंज हो रहे हों, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग केसेस बनते हैं। अलग अलग केसेस बनते हैं, आपको दोनों ही केस लेकर के उनके आंसर्स को ऐड करके आंसर बताना होगा, ठीक है ना। सुनो कैसे, ध्यान से सुनना। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी तो मैंने 2 केस बनाए थे, भूल गए क्या, ये देखो 2 केस बनाए थे, नंबर एंड्स विद 2 या फिर नंबर एंड्स विद 4, याद आ गया। बट यहाँ पे केस बनाने की जरूरत थी नहीं मुझे, मैंने जानबूझ के बनाए जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन समझ आ पाए और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले यहाँ पे इंटू 2 की क्यों है, ठीक है ना। बट अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें केस बनाना कंपलसरी हो गया है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा पहला केस क्या बनेगा, नंबर एंड्स विथ 0, और दूसरा क्या बनेगा, नंबर एंड्स विथ 2,4। अच्छा, मैं 3 केस भी बना सकता था, नंबर एंड्स विथ 0, नंबर एंड्स विथ 2 और नंबर एंड्स विथ 4, ठीक है ना। बट मुझे पता है नंबर एंड्स विथ 2 और नंबर एंड्स विथ 4 के जो 2 केस बनते हैं वो दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुए थे। तो इनको मैं 2 अलग अलग बनाने की जगह इंटू 2 कर देता, यहाँ पर भी इंटू 2 कर दूंगा। बात समझ आ गई ना आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब आप लोगों का आंसर आ जाएगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। 1 2 3 एंड 4, अगर मेरा नंबर 0 से ही एंड हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल कितने हैं, 1, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई 0 आएगा। यहाँ पर कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, आंसर क्या आ रहा है, 60। बताओ जी, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2। यहाँ पर कितने अवेलेबल हैं, यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, 4। तो कोई यहाँ पर 0 अवेलेबल नहीं था बट यहाँ पर तो अवेलेबल है। बात समझ आ गई आप लोगों को, दोबारा समझना। यहाँ पर 2 या 4 में से कुछ भी आ सकता है, लेट से 2 आ गया, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पर 4 आ सकता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में अवेलेबल होगा। लेट से यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 4 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेट से हमने यहाँ पर 0 से फिल कर दिया। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगली बात समझ, तो आंसर क्या आएगा, 4 4 16, 16 2 32 इंटू 3 96। बताओ, रूल ऑफ और लगाओ, रूल ऑफ एंड लगाऊं, और क्यों, क्योंकि मेन टास्क इससे भी कंप्लीट हो रहा है और मेन टास्क इससे भी कंप्लीट हो रहा है, यानी मेन टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन 2 अल्टरनेट वेज। तो रूल ऑफ और लगेगा, इन दोनों आंसर्स को ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा, 156। ये है इसका आंसर। है इंटरेस्टिंग, बताओ है या ना, आ गया सबको समझ। मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा ये सेम क्वेश्चन होता बट मैं क्वेश्चन में लिख देता रेपिटेशन अलाउड,
सेम क्वेश्चन होता है ये वाला, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ रेपिटेशन इज अलाउड। तो क्या आंसर होता? सर 4 into 5 into 5 into 3। बताओ भाई, सब बताओ। आकृति ने वैसे सही बोला है, अच्छी बात है, इतनी जल्दी कर लिया, बट बाकियों से भी आंसर सुनना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ रेपिटेशन इज अलाउड। यानी सेम क्वेश्चन है, तो मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन ये वाला। इन previous question what will be your answer if repetition is allowed? हाँ जी, इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट विल बी योर आंसर इफ रेपिटेशन इज अलाउड? मुझे बताइए आखिरी प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 3 तरीके से, ठीक है ना, 3 तरीके से। बताओ जी, अगर मैंने आखिरी प्लेस पर 0 यूज किया तो इस प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। बताओ कोई दिक्कत है? आखिरी ने गलत बोला था वैसे, तुमने 4 5 5 3 बोला था। 540 इज राइट आंसर। बताओ 5 तरीके से किया जा सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आखिरी प्लेस पर 0 ना यूज करके 2 यूज किया होता तो भी यहां पर कोई चेंज आता क्या? क्योंकि रेपिटेशन इज अलाउड, तो अगर मैं 2 यहाँ पे यूज करूँ तो 2 यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। तो 1 2 3 4 5 अगेन 5 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैंने 4 यूज किया होता तब भी यहाँ पे 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। और मैंने क्या बोला था कि 2 केसेस कब बनेंगे? जब यहाँ पे आखिरी प्लेस पर नंबर चेंज करने की वजह से ऑप्शंस अवेलेबल एट फर्स्ट प्लेस चेंज हो, तभी अलग अलग केस बनते हैं। क्या इस क्वेश्चन में मुझे अलग अलग केस बनाने की जरूरत है? बताइए, कोई जरूरत है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मुझे केसेस बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी आपको बना करके समझाया, बट आंसर तो डायरेक्टली भी आ रहा था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी केसेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? और यहाँ पर 6 कैसे? यहाँ पर 0 भी अवेलेबल है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, और सेम यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो आंसर कितना जाएगा? आपने रेपिटेशन इज, आपने पता नहीं क्या सोच करके आंसर देता, बट वो गलत था। हाँ जी, समझ आ गया? इंटरेस्टिंग। अब इस चीज़ को लिख लिया जाए, एग्जाम के वक्त तो भूल जाओगे तुम लोग कि सर ने क्या बताया था, ठीक है ना। और लिखें नोट, ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या लिखोगे? इफ देयर आर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस। देखो जैसा अभी हमने जो क्वेश्चन किया इसमें मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन है। पहली रिस्ट्रिक्शन इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि वो नंबर 0 2 या 4 से ही एंड होगा, पहली रिस्ट्रिक्शन। और वो नंबर 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि पहली जगह पे 0 नहीं आ सकता, पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो मैं बोल सकता हूँ मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन है। 2 रिस्ट्रिक्शन क्या है? आखिरी प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 होना चाहिए, और पहली प्लेस पे 0 नहीं हो सकता
क्योंकि 0 आ गया तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं है, फिर वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि इस क्वेश्चन में मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन, दैट इज नंबर शुड बी even number and first digit can't be 0। तो ये दो रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है, तो इसको मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। इफ देयर आर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, देन केस 1 हो सकता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो क्या होगा, मल्टीपल केसेस बनेंगे, और हो सकता है कि रेपिटेशन अलाउड हो। तो क्या होगा, सिंगल केस बनेगा। आई बात समझ? हाँ जी, आ गया ये कॉन्सेप्ट, समझ आ गया सबके? किसी को डाउट, गिले शिकवे? ठीक है, तो आपको देखना है कि कई बार मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन होती भी है बट स्टिल एक ही केस में आंसर आ जाता है। वो कब, वो कौन सा केस होता है, जब रेपिटेशन अलाउड होती है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन हो और रेपिटेशन नॉट अलाउड हो और हमेशा दो केस बने, ये भी ज़रूरी नहीं है। दोबारा सुनो, हो सकता है कि रेपिटेशन नॉट अलाउड हो और मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन हो और मल्टीपल केस ना बने, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। कब हो सकती है पॉसिबिलिटी, सुनो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी फोर डिजिट odd numbers can be made using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन साइलेंट है, रेपिटेशन अलाउड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन में फर्क क्या है, सेम क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जैसा, रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला, बस फर्क क्या है कि इसमें ऑड नंबर आपको बनाना है और अभी हमें क्या करना था, इवन नंबर्स बनाने थे, सिर्फ यही तो फर्क आया। तो मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में दो रिस्ट्रिक्शंस हैं? हैं, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है? पहली रिस्ट्रिक्शन आखिरी प्लेस पर या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, तभी वो ऑड नंबर होगा। और पहली और दूसरी रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। दो रिस्ट्रिक्शन है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एट लास्ट प्लेस, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस कितने हैं? 3। लेट से मैंने यहाँ पर 1 यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल कितने हैं? 0 नहीं आ सकता और 1 नहीं आ सकता, 6 में से 2 चले गए। अगर मैंने 3 यूज़ किया होता तो कितने होते हैं, और अगर मैंने 5 यूज़ किया होता तो कितने होते हैं? आई बात समझ? यानी कि इस क्वेश्चन में दो रिस्ट्रिक्शन हैं बट स्टिल एक ही केस में हो जाएगा। यह मल्टीपल केस की जरूरत है क्या यहाँ पर? नहीं है। मल्टीपल केस कब बनते हैं? जब भी ऑप्शंस अवेलेबल एट फर्स्ट प्लेस चेंज हो विद अ चेंज इन नंबर एट द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, तभी बनते हैं मल्टीपल केसेस। इसमें तो हो ही नहीं रहा ऐसा। मैं 1 लिखूँ तब भी 4 ऑप्शन अवेलेबल, 3 लिखूँ तब भी 4 ऑप्शन अवेलेबल, और आखिरी प्लेस में 5 लिखूँ तब भी 4 ऑप्शन अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल केसेस की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए यहाँ पर कितने पॉसिबल आ सकते हैं नंबर? लेट से यहाँ पर मैंने 2 फिल कर दिया तो 1 चला गया और 2 भी चला गया, तो यहाँ पर क्या अवेलेबल है? 0, 3, 4 एंड 5। लेट से यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है? 3, 4 एंड 5, यानी 3 ऑप्शन अवेलेबल है। 4 4 16। लो जी,
हाँ जी, आ रही है बात समझ? तो आपको एक, कई बार बच्चे रट लेते हैं इन चीज़ों को कि जब भी 2 रिस्ट्रिक्शन होंगी तो 2 केस बनेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, आपको उसमें थोड़ा आइडिया लगाना है कि भाई ऑप्शंस अवेलेबल एट फर्स्ट प्लेस चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, विद द चेंज इन नंबर एट द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। अगर हो रहे हैं तो ही 2 केस बनाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी, आ गई बात समझ? तो इस चीज़ को भी लिख लें हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, लिखना जरूरी है इसको भी। When options available at first place changes with the change in number at the restricted place, only then multiple cases are required। आ गया नोट समझ? हाँ जी, नोट समझ आ गया सबको? तो आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि अब तक हमने जितने भी चैप्टर मैथ्स में पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के अंदर है, सबसे लेंथी भी यही चैप्टर है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा लेंथी कोई नहीं है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर के अंदर नहीं है, ठीक है ना। और वेटेज उस हिसाब से इस चैप्टर की है नहीं, 3 या 4 नंबर मैक्स, 3 या 4 नंबर मैक्सिमम। बट इस चैप्टर की वेटेज बढ़ जाती है थोड़ी सी, रीज़न बीइंग अगर ये चैप्टर नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं कर पाओगे। आई बात समझ? क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इसका बहुत यूसेज है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर क्योंकि इंटरलिंक हो जाते हैं, तो इसलिए चैप्टर करना पड़ता है, थोड़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। वरना आप ये समझो अगर ये चैप्टर छोड़ा तो आप 2 चैप्टर छोड़ करके जा रहे हो, एक ये और एक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी भी 2-3 नंबर का आता है, तो 2-3 + 3-4 कितना हो गया, 5 से 7 नंबर, ये आपके जा सकते हैं 100 में से, ठीक है ना, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 to 7% सिलेबस का। चलिए जी आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है भाई करने में हमको तो। अगला क्वेश्चन करें फिर। अब मैं वेट करूंगा, आप लोग आंसर दोगे, ठीक है ना। सही दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो मैं बताऊंगा कैसे होगा। स्टैट्स करा देंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपको सच बताऊं, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 क्लासेस में पूरे 20 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हमारा। जो बच्चे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है ये कि 4 से 5 क्लासेस लगती हैं और पूरा लॉजिकल रीजनिंग खत्म हो जाता है। 4 ही चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, अब ईजी है। लॉजिकल रीजनिंग में मेरे एफर्ट्स सिर्फ आपको ट्रिक्स बताने में है कि किस क्वेश्चन को ट्रिक का यूज़ करके आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बट लॉजिकल रीजनिंग में मेन एफर्ट्स आपके ही हैं। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है ना। वैसे तो मैं सच बताऊं, पूरे सीए फाउंडेशन में जो हम फैकल्टीज़ हैं, ईशान सर, अभिजीत सर और मेरा, हमारा रोल सिर्फ 2% का है। 98% रोल आप ही लोगों का होता है, ठीक है ना। आप लोगों का अगर सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन क्लियर करना है तो हमारा रोल सिर्फ 2% का है, बाकी 98% आप लोगों का है। और बहुत सिंपल सा इसके पीछे मैथ्स है। आप क्लास में सारे बच्चे बैठे हो और मैं सभी को एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, किसी को ज़्यादा अच्छा किसी को कम अच्छा तो नहीं पढ़ा रहा, बट फिर भी सारे बच्चे पास नहीं होंगे, कोई ना कोई 1-2 बच्चा हो सकता है रह जाए। अब बताओ इसमें मेरे पढ़ाने में दिक्कत है, आप लोगों के खुद के घर पे जाके प्रैक्टिस करना, होमवर्क करना, इनमें दिक्कत है? बताओ किसमें दिक्कत है? आप लोगों के एंड पर। तो आप लोग अगर अपना काम अच्छे से करोगे तभी आप पास होगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे। चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, चाहे आपके सामने दुनिया का बेस्ट फैकल्टी बैठा हो, आप लोग जब तक अपने एंड पे मेहनत नहीं करोगे आपको कोई पास नहीं करा सकता। तो बताओ सीए फाउंडेशन क्लियर होने में किसके एफर्ट ज़्यादा है, मेरे या आपके? आप लोगों के, मेरे नहीं है। मेरा काम है 2% का सिर्फ आप लोगों को सही पाथ देना कि भाई पढ़ो,
कॉन्सेप्ट समझो, बाकी आप लोगों का है पूरा, समझ आ गई बात। तो ये मत सोचना कि अगर हम बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हैं किसी तो हम पास हो ही जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्या कह रहे हो? हाँ, सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी ज्ञान की बातें हो गई। हाउ मैनी 3-digit numbers can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 such that number should be divisible by 5। ये एग्जाम में तो नहीं लिखा होगा और एग्जाम में मैं भी नहीं होऊंगा ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन इतना ही लिखा है तो क्या होगा बताओ? वेरी गुड, करो अब। मैं और 10 सेकंड बाद एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों से, तब तक करो करो जो कर रहे हो करो। मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मल्टीपल केसेस बनेंगे, हाँ या ना? इस क्वेश्चन में मल्टीपल केसेस बनेंगे, हाँ या ना? बनेंगे, वेरी गुड। अब आगे करो। पहले क्वेश्चन का आंसर है बनेंगे, मल्टीपल केसेस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। वेरी गुड। होगा और अगर 0 के हिसाब से चलेंगे तो 36 है आंसर। देखो पहले तो समझो, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। वैसे तो ऑप्शंस अवेलेबल एट लास्ट प्लेस 2 हैं। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, 5 से एंड होता है वो भी 5 से डिविजिबल होता है। अब अगर वो नंबर 0 से एंड हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल क्या हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। बट अगर वो नंबर 5 से खत्म हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल कितने हैं? 1, 2, 3, 4। यानी कि ऑप्शंस अवेलेबल एट फर्स्ट प्लेस और चेंजिंग विद अ चेंज इन नंबर एट द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, तो क्या बनेंगे? मल्टीपल केसेस। बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ या ना? बताओ हाँ या ना? आ गई? आगे बढ़े। अब मैंने 2 केस बना दिए कि भाई पहला केस कि नंबर 0 से एंड होता है और दूसरा केस कि भाई नंबर जो है वो 5 से एंड होता है। अगर 0 से एंड होता है तो भी एक ही ऑप्शन अवेलेबल है 0, और अगर 5 से एंड होता है तो भी एक ही ऑप्शन अवेलेबल है 5। बट अगर 0 से एंड होता है तो पहले प्लेस पर 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर मैंने यहाँ पे 1 फिल कर दिया 1, तो अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 0, 2, 3, 0 अवेलेबल नहीं है, सॉरी 0 से एंड हो ही रहा है, और 1 से ये आ गया, तो 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
अगर 5 से एंड होता है तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं कौन कौन से? 1 2 3 4 यानी 4। यहाँ पे लेट से 1 आ गया तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है? 0 2 3 एंड 4, 4। ठीक है ना? तो ये आ गया 20 और ये आ गया 16, टोटल 36। रूल ऑफ और लगेगा क्योंकि मेन टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन 2 ऑल्टरनेटिव वेज। अगर मैं ये तरीका कर लेता तो भी मेरा मेन टास्क कंप्लीट है, ये तरीका कर लेता तो भी मेन टास्क कंप्लीट है, तो रूल ऑफ और लगेगा, इन दोनों आंसर्स को ऐड किया जाएगा। आगे बात समझ? इजी। अब मुझे बताओ इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये चैप्टर? मैंने पहली क्लास जब इस चैप्टर की शुरू करी थी आपको क्या लिखवाए थे? कुछ फैक्ट्स लिखवाए थे अबाउट दिस चैप्टर। उसमें पहला फैक्ट क्या था? दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना? तो इंटरेस्टिंग तो है, और बाकी फैक्ट क्या थे? बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, वो भी फैक्ट है ही भाई, कुछ गलत थोड़ी ना लिखवाया मैंने। ठीक है ना? और आखिरी फैक्ट ये भी था कि ये नंबर सिर्फ 3 से 4 नंबर का आता है, वो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। चलो चलो चलो, तो अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास जो लिखा हुआ है सामने वो है सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स। ये हम कर चुके हैं आज की क्लास में, सबसे पहले वही किया हम लोगों ने। क्योंकि ये हो चुका है तो उसको मैंने आगे बढ़ाया। लो जी, आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है और हमारा लीनियर परम्यूटेशन खत्म। ठीक है ना? फिर अगला क्या आएगा? सर्कुलर परम्यूटेशंस, वो 15 मिनट में खत्म। यानी कि आज की क्लास में हमारा परम्यूटेशंस खत्म। एक क्लास और लगेगी कॉम्बिनेशंस के लिए, हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है जी, बात समझ आ गई? कॉम्बिनेशंस में बहुत कुछ नहीं है क्योंकि परम्यूटेशन में हम इतना इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। ठीक है? अब मुझे बताओ, सिलेक्शन ज़्यादा गहरी चीज़ होती है, अरेंजमेंट ज़्यादा गहरी चीज़ होती है? अरेंजमेंट। जब हमने इतनी गहराइयों में चले गए हैं तो सिलेक्शन तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, उसलिए उसमें एक ही क्लास बहुत है। ठीक है जी, ओके। तो अगला जो है हेडिंग वो है फाइंडिंग नंबर ऑफ डिवाइजर्स। फाइंडिंग नंबर ऑफ डिवाइजर्स। हाउ मेनी divisors are there of the number 100? पहले तो समझो डिवाइजर होता क्या है। आप लोगों को पता है व्हाट इज डिवाइजर? वो सारे नंबर्स जिनकी टेबल में 100 आ जाए, जिनकी टेबल में 100 आ जाए। तो बताइए पहला डिवाइजर क्या होगा? 1 नहीं होगा, 1 की टेबल में भी तो 100 आता है। दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, वेरी गुड। 4 होगा, 4 इंटू 25 इज 100। 5 होगा क्या? 5 इंटू 20 इज 100। 6 होगा क्या? नहीं। 7 होगा क्या? नहीं। 8 होगा क्या? 8। 9 होगा? 10 होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद वेरी गुड 25, फिर 50 और आखिरी नंबर कौन सा होगा? 100। कितने डिवाइजर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ जी कितने डिवाइजर हैं 100 के? 9। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी डिवाइजर्स आर देयर of the number 21,600? अब करके दिखाओ। कौन माई का लाल है जो करेगा? कर सकते हो क्या? कितना टाइम लोगे? 1 मिनट में कर लोगे? 21599 2159। देखो पहला तो होगा 1 2 3 की टेबल में भी आता है,
4, 5, 6 की टेबल में भी आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में आएगा, 9 की टेबल में आएगा, 10 की टेबल में आएगा, 11 की टेबल में नहीं आएगा, 12 की टेबल में आएगा, 13 की टेबल में पता नहीं, देखना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। ऐसे करते 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 बहुत सारे नंबर्स हो गए जिनकी टेबल में 21 बार 200 आता होगा। अब पॉसिबल तो नहीं है भाई, उनको लिख करके देखना। अगर लिख करके देखने लग गए इस वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा 40 मिनट। तो कैसे करें भाई? सबसे पहला फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालते कैसे वही आपको पता ही होगा। हाँ, जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके का थोड़ा थोड़ा रहता है। 2 एक काम और करता हूँ मैं, प्राइम फैक्टर्स बनाना बोलते हैं इसको, डिटरमाइनिंग प्राइम फैक्टर्स। इतना करते हैं, अगर और ज़रूरत होगी तो और कर लेंगे, वैसे इतने में हो जाएगा। फिर 2 5400, 2 2700, 2 1350, 2 675, फिर 3 यही होगा, फिर 3, फिर 3 25, फिर 5 5 एंड 5 1। समझ आ गया वाला स्टेप? ये तो आपको पता ही है, बचपन में करते आए हो प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो 21600 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। पता है या ना? लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2। कैसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत, कोई गिले, कोई शिकवे नहीं है? आगे बढ़े। पहला स्टेप समझ आ गया आप लोगों को? ये आपका स्टेप 1 था, स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 1 समझ आ गया ना, हर कोई कर सकता है ना इसको, ठीक है ना। स्टेप 2, जो पावर्स हैं, पावर्स में करो ऐड 1, पावर्स में क्या करो? ऐड 1। तो बताओ पहली पावर क्या है, दूसरी क्या है, और आखिरी क्या है? और इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। बताओ जी कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 72। तो 21,600 के 72 डिवाइजर्स हैं। अब एक काम करो, इसी सेम टेक्निक का यूज़ करके, ट्रिक का यूज़ करके 100 के निकालो और देखो आंसर 9 आता है कि नहीं आता। इसी सेम ट्रिक का यूज़ करके 100 के फैक्टर्स बताओ कितने होंगे, डिवाइजर्स कितने होंगे। अगर 9 आते तो बिल्कुल ठीक है भाई, समझ जाओगे आप लोग, लिंक कर पाओगे इस चीज़ को। और 9 नहीं आ रहा तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है आप लोगों ने। तो इस आपकी ट्रिक जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। आ रहा है? 2 बच्चों का आंसर यस सर आ गया, बाकी आ रहा है? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? इजी है। अब तो 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स बना लो, फिर इनको पावर फॉर्म में लिखो, फिर पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 पावर प्लस 1, और जो भी आंसर है इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। आपके कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं वो आ जाएगा आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन अगर होता हाउ मैनी डिवाइजर्स आर देयर ऑफ द नंबर 21,600 एक्सक्लूडिंग 1, तो आंसर क्या होता? 71।
अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर ऑफ द नंबर 21,600 एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, तो आंसर क्या होता? 71। अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर ऑफ द नंबर 21,600 एक्सक्लूडिंग वन एंड नंबर इटसेल्फ, तो आंसर क्या होता? 70। बात समझ आ गई? हमने जब 9 आंसर देखा तो 9 के अंदर 1 भी इसका डिवाइजर था और नंबर इटसेल्फ भी इसका डिवाइजर था। और अगर मैं बोल दूं हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर ऑफ द नंबर 100 एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो कितने डिवाइजर्स रह गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितने भी उसमें 2 माइनस कर दो। बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन में, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो कई बार इसी तरीके से आ जाता है, एक्सक्लूडिंग 1 या एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, तो आपको उसमें अकॉर्डिंगली -1 या -2 करना पड़ता है। अगर एक ही चीज़ को एक्सक्लूड करना है तो 1 को या नंबर इटसेल्फ को तो -1 कर दो अपने आंसर में, और दोनों चीज़ों को एक्सक्लूड करना है तो -2 कर दो। इजी इजी, ठीक है ना? अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? क्या लिखा है इसके अंदर? हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर ऑफ द नंबर 21,600 एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो मैं क्या करूंगा, 72 तो मेरा आंसर आएगा ऑल डिवाइजर्स, उसमें एक तो 1 माइनस करूंगा और एक 100 जो डिवाइजर है वो भी माइनस करूंगा, 70 बचेगा। ओके, आ गई बात समझ? सुपर इजी। लिख लें इस बात को। अब हमारा हेडिंग थी फाइंडिंग नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो इसमें आपको क्या करना है, स्टेप्स लिखने हैं। बताओ जी, स्टेप 1 क्या होता है? मेक प्राइम फैक्टर्स विथ देयर पावर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक नंबर है x, तो उस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो? a की पावर n1 मल्टीप्लाई बाय b की पावर n2 मल्टीप्लाई बाय c की पावर n3 एंड सो ऑन। ठीक है ना? अभी हमारे वाले एग्जांपल में x की जगह क्या था? 21,600, a की जगह क्या था? 2, n1 की जगह क्या था? 5, b की जगह क्या था? 3, n2 की जगह क्या था? 3, c की जगह क्या था? 5 और n3 की जगह क्या था? 2। यही था, ठीक है ना? अगला स्टेप क्या होगा बताइए? नंबर ऑफ डिवाइजर्स इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अभी इंक्लूडिंग बता रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे? n1 + 1 मल्टीप्लाई बाय n2 + 1 मल्टीप्लाई बाय n3 + 1 एंड सो ऑन। आ गया आंसर? आ गई ट्रिक समझ? और अगर पूछा जाता नंबर ऑफ डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग 1 या फिर एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, इनमें से कोई एक चीज पूछी जाती है, इसलिए मैंने और लिखा है। तो क्या होता? n1 + 1 मल्टीप्लाई बाय n2 + 1 मल्टीप्लाई बाय n3 + 1 मल्टीप्लाई बाय करते करते जो भी आंसर आता -1, यही करते। और आखिरी केस क्या हो सकता था? नंबर ऑफ डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो आंसर क्या होता है? n1 + 1 मल्टीप्लाई बाय n2 + 1 मल्टीप्लाई बाय n3 + 1 मल्टीप्लाई बाय करते करते -2। हाँ जी, आ गया स्वाद जिंदगी में, आ गया स्वाद जिंदगी में। खत्म जी खत्म। अब हम आ रहे हैं अगली हेडिंग सर्कुलर परम्यूटेशंस के ऊपर। लीनियर परम्यूटेशन खत्म हो गया। अरे अभी तो बहुत टाइम बचा है। लीनियर परम्यूटेशन खत्म हो गया। आज तो इंग्लिश की क्लास भी नहीं है, खुश हो जाओ।
अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझाने वाला हूँ जो आपका दिमाग घुमा सकती है, इसलिए इसका नाम है सर्कुलर परम्यूटेशंस। सर्कुलर यानी घूमना, गोल, घूम, दिमाग घुमाना। आओ समझाऊं। पहले भावनाओं को समझो इसकी, फिर मैं आपको फॉर्मूलेस लिख पाऊंगा। अगर हमारे पास 4 लोग हैं ए बी सी डी, और मैं इनको अरेंज करना चाहता हूं इन अ रो, तो बताओ कितने तरीके से कर सकता हूं? बताओ। 24, 4 फैक्टोरियल। इतना क्या सोच रहे हो? 4 लोगों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 4p4, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये चारों अलग अरेंजमेंट्स है या सेम है? बताओ भाई, चारों अलग है या सेम है? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, चारों अलग है या सेम है? अलग है। कोई बोलता है कि सेम है? कोई बोलता है ऐसा है? कोई जो बोल रहा है? नहीं सर, चारों डिफरेंट है, सेम कोई भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये 4 चेयर्स पे बैठे थे, अब इन चेयर्स को सर्कल में अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ए की चेयर आ गई, ठीक है ना, बी जो है वो इधर आ गया, सी इधर आ गया और डी इधर आ गया। तो ए बी सी डी, ठीक है ना, यही बनेगा इस वाले का। क्लियर हो गई बात? अगर मैं इनको बोलूँ कि सब सर्कल बना लो और इसी ऑर्डर में बनाना जिस ऑर्डर में बैठे हो, तो यही सर्कल बनेगा वो। बताओ है ना? कोई गिले शिकवे इस बात पे? मुझे बहुत गिले शिकवे हैं क्योंकि मुझसे बन नहीं रहा। जैसे बन रहा है वैसे से काम चला लो, ठीक है जी। अगला सुनो, अगला मैं इन वालों को भी यही सेम बात बोल रहा हूँ, इनको भी सेम बात बोल रहा हूँ। तो डी, ए, बी और सी, यही बनेगा, ठीक है ना। इनके बाद जो अगले हैं मैं उनको भी सेम बात बोल रहा हूँ। एक काम और करता हूँ, मैं स्क्वायर्स बनाता हूँ। ठीक है जी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर डी ए बी सी, फिर सी डी ए बी, और फिर बी सी डी ए। मुझे बताइए चारों सेम अरेंजमेंट है या डिफरेंट है? बताओ हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सेम है या अलग है? ये सेम अरेंजमेंट है या अलग है? मान के चलो ए बी सी डी ऐसे बैठे थे एक रेस्टोरेंट के अंदर, और वो रेस्टोरेंट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट था, वो हर 15 मिनट में 90 डिग्री घूम जाता था, ठीक है ना। आप आए पहले ऐसे देख के गए, 15 मिनट बाद आए तो कैसे दिखेंगे, फिर 15 मिनट बाद आए तो कैसे दिखेंगे, और फिर 15 मिनट बाद आए तो कैसे दिखेंगे? क्या इसमें से कोई भी उठ करके खड़े होकर सीट चेंज करी किसी ने? नहीं।
ये तो जिस जगह पे बैठे थे उसी जगह पे बैठे हैं अभी भी, 1 घंटे बाद भी। तो क्या आप इन चारों को सेम अरेंजमेंट बोलोगे, डिफरेंट बोलोगे? सेम है। ठीक है, मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेना पड़ा, ऐसे समझ नहीं आता आप लोगों को। तो चारों जो है ये सेम अरेंजमेंट है, अगर हम इसको बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स, ये सेम है। अब आपका आंसर नॉर्मली क्या आता, 4 लोगों को बिठाने का 4 फैक्टोरियल, ये आता। बट यहाँ पर क्या आएगा, क्या 4 फैक्टोरियल आएगा? नहीं। यहाँ पे 4 जो एक जैसे हैं, इसके लिए डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जो 4 यहाँ पे अलग थे वो 4 यहाँ पे सेम हैं, तो इसके लिए मुझे डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। बताओ जी, n फैक्टोरियल अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, याद है फॉर्मूला? याद आया परम्यूटेशन का फॉर्मूला? कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बताओ? मेरे फॉर्मूले भाई कहाँ गए तुम? n फैक्टोरियल अपॉन n को क्या लिख सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6। अब दिमाग में आएगा कि सर वो 6 अलग अलग अरेंजमेंट क्या होंगे, ये भी बता दो। वो 6 अलग अलग अरेंजमेंट क्या होंगे वो भी बता दो। एक तो ये हो ही गया, और ये चारों तो एक जैसे हैं, तो इनको तो हम एक ही कंसिडर कर रहे हैं। और 5 बताओ क्या होंगे? तो वो और 5 मैं आपको बताता हूँ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 2 और बनाने हैं। ठीक है जी। देखो A के सामने C बैठा है, लो जी A के सामने C बिठा दिया। B और D को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ये एक अलग अरेंजमेंट है कि नहीं है? है। इसको तो आप सेम नहीं बोल सकते। फिर A के सामने आपने B को बिठा दिया और C D इधर कर दिया, और A के सामने B ही बैठा रहने दिया और इसको D C कर दिया। तो देखो 2 बार A के सामने C बैठा था, 2 बार B बैठा था। अब किसकी बारी आ गई? D की बारी आ गई। D और D, तो एक बार आ जाएगा B इधर, C इधर, एक आ जाएगा C इधर, B इधर। अब ये 6 अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, इनको आप सेम नहीं बोल सकते। और जो 6 अरेंजमेंट बन सकते हैं पॉसिबल, वो यही 6 हैं जो ये आंसर आ रहा है। यानी कि मैं आपको रटा सकता था एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से, कि जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला यूज़ करना n-1 फैक्टोरियल। ये चीज़ रटाई जा सकती है, इसमें कुछ मुश्किल थोड़ी ना है। कि जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा क्या करना है हमें? n-1 फैक्टोरियल। बट रटाने पे मेरा थोड़ा कम विश्वास रहता है, तो मैंने आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना? जिसकी एक्सप्लेनेशन ये पूरी है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? समझ आ गया सबको? ठीक है ना? अब एक और चीज़ सुनो। लेट से ये ABCD जो है 4 लोग ना होकर के ये एक नेकलेस है। नेकलेस लड़कियां पहनती नहीं है, हार। तो इसके अंदर है ना 4 जेम्स लगे हैं। जेम्स वो होता है ना इनमें हीरे मोती, तो हीरे लगे हुए हैं। ABCD 4 अलग अलग हीरे हैं। ये नेकलेस है। ठीक है ना? और ये नीचे का पार्ट है, ये गर्दन के पीछे आता है, और ये साइड्स है नेकलेस की। ठीक है जी। ये नेकलेस जैसा भी लग रहा हो आप लोगों को, एंड ये नेकलेस, बताओ अलग अलग है या डिफरेंट है? अरेंजमेंट वाइज बताओ, अलग अलग है डिफरेंट है? अच्छा, अगर जो बच्चे बोलते हैं सेम है, उनको मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। ये नेकलेस जो है ना आपके पास, इसको इमेजिन करो आपके सामने टेबल पे रखा है। अब इस नेकलेस को उठाओ और उल्टा करके रख दो। क्या वो नेकलेस ऐसा दिखेगा? क्या हमने उसके जेम्स निकाल करके चेंज करें क्या? अरे जो स्टोन्स लगे हैं वो ऐसे वाले स्टोन्स हैं, समझ लो, जो आगे पीछे कैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? मोती समझ लो यार, मोती हैं, 4 अलग अलग मोती हैं।
ठीक है ना, दोबारा सुन लो, 4 अलग अलग मोती हैं, ठीक है ना, और ये लगे हुए इस तरीके से। आपने इस नेकलेस को उठाया और उल्टा करके टेबल पर रख दिया। अब वो नेकलेस जो है उसके मोती ऐसे दिखेंगे आपको। क्या ये अरेंजमेंट चेंज हुआ? नहीं। क्या आपने मोती निकाल करके उनकी प्लेस चेंज करी? नहीं। यानी जब नेकलेस की बात की जाए तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट भी सेम है, यानी 2 आंसर एक जैसे दिखेंगे। लेकिन सर वो स्टोन्स अगर सिर्फ आगे आगे नहीं हो तो? अब वो आप कुछ भी इमेजिन कर लो, ठीक है ना। स्टोन के सेम पड़ोसी, मान के चलो स्टोन के सेम पड़ोसी ना हो तो, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। ये जो स्टोन है इसके पड़ोसी डी और बी हैं, यहाँ पर भी डी और बी हैं, ठीक है ना। उनको अलग अलग स्विच ही नहीं किया गया, बस क्या किया गया, उस नेकलेस को उठा करके उल्टा करके रख दिया गया, ठीक है ना। तो उसकी वजह से पड़ोसी चेंज नहीं हुए, पड़ोसी वही हैं उसके अभी भी, ठीक है ना। तो ये 2 अरेंजमेंट भी सेम है। तो हमने नॉर्मली देखा कि अगर सर्कुलर परम्यूटेशंस की बात की जाए, 4 अगर हमारे पास जेम्स हैं तो उसके कितने अरेंजमेंट बन सकते थे? n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 6, ठीक है ना। फर्दर जब नेकलेस की बात की जाए तो इसमें जो 2 अलग अलग लगते थे ये भी सेम है, तो इस केस को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा सोचो कि हमारा क्वेश्चन आया है और उसमें बोला गया है कि ABCD wants to sit on a table. How many arrangements are there such that no arrangement has same two neighbors? अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों अरेंजमेंट में सेम टू नेबर्स है कि नहीं? क्या एक बताओ मुझे, ए का नेबर कौन है इन दोनों में? दोनों में डी और बी है। बताओ बी का नेबर कौन है इन दोनों में? ए सी है। सी का कौन है? डी और बी है। और डी का कौन है? ए और सी। दोनों में ही सेम है। यानी कि अगर क्वेश्चन बोलता है सच दैट नो अरेंजमेंट हैव सेम टू नेबर्स, तो इन दोनों को अलग अलग अरेंजमेंट बोलोगे, एक ही बोलोगे? एक ही बोलना पड़ेगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ दिस। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के 2 ही फॉर्मूले हैं, एक है ये और एक है ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन अगर एकदम नेकलेस का या गार्लैंड भी कहते हैं इसको, जो पहनते हैं गार्लैंड का है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, और इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्या है। या क्वेश्चन में बस एक मिनट और या फिर क्वेश्चन में लिखा होता है कि किसी का भी सेम टू नेबर्स नहीं होने चाहिए, तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं लिखी और सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब आप बोलो प्रथम। देखो, निकाल के अलग अलग करे और उसको आपने पलटा नहीं है, ठीक है ना, तो वो अलग अलग हो गए। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि नेकलेस को ऐसे रखो या ऐसे रखो, ठीक है ना, नेकलेस ही रहता है। इसमें ये अजम्पशन ली जाती है कि नेकलेस को ऐसे रखो या नेकलेस को ऐसे रखो, नेकलेस ही रहता है। यानी कि इसमें ये समझो, ये अजम्पशन है कि ये जो नेकलेस है बोथ वेज में पहना जा सकता है। यहाँ पे अजम्पशन है, अगर आपका नेकलेस सिर्फ 1 वे में पहना जा सकता है तो उसके लिए फिर ये गलत हो जाएगा। फिर उसका आंसर ये होगा। अगर नेकलेस को, जैसे आज की डेट में आपके दिमाग में जो नेकलेस आ रहे हैं वो कौन से नेकलेस हैं? जो सोने का काम होता है, ऊपर उसमें मोती लगे होते हैं, तो उसका आप उल्टा नहीं पहन सकता। बोलोगे उल्टा पहन लिया तो पीछे का दिखेगा, आगे को दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको लग रहा है कि सर ये नहीं हो सकता। बट आप इमेजिन करो एक ऐसा नेकलेस है जिसके अंदर सिर्फ मोती मोती हैं, तो उस नेकलेस को आप ऐसे पहनो वैसे पहनो, वो लगता तो एक ही जैसा है, ठीक है ना। कुछ लड़कियां ऐसे पहन ले, कुछ उसको घुमा करके पहन ले, बात तो एक ही है उसकी। वो ऐसे तो है नहीं कोई बोल देगा उल्टा पहना भाई तुमने, मोतियों का जो हार होता है। तो वो वाली अजम्पशन के साथ एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्योंकि वो वाला नेकलेस ऐसे पहनो या ऐसे पहनो, उसे कोई उल्टा नहीं बोलेगा। बट अगर आप नेकलेस जो सोने का होता है उसके ऊपर मोती लगे होते हैं, उसका आप उल्टा पहन लोगे तो दुनिया बोलेगी कि उल्टा क्यों पहन के आ गए हो, ठीक है ना। तो उसमें ये और ये सेम नहीं है, फिर उसमें ये और ये सेम नहीं है। फिर उसमें तो अगर आपको ये अरेंजमेंट करना है तो बी और डी वाले जेम्स को निकाल करके अलग अलग लगाना पड़ेगा, तभी वो अलग अलग दिखेंगे, ठीक है ना। उल्टा पहनोगे तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि। तो ये है आपका सर्कुलर परम्यूटेशन का हिसाब किताब, जो कि बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर। बस समझना थोड़ा इसका ट्रिकी होता है कि ऐसा क्यों होता है, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको वो चीज़ भी समझ आ जाए। कहाँ गया भाई, ये रहा। अरे तो कॉम्बिनेशन है।
ये रहा, ठीक है ना। तो सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होते हैं, जिसमें कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। वो जो हमने टेबल्स एंड चेयर्स बनाई थी, क्या आप उसमें बोल सकते हो किसी भी केस में कि कौन सबसे पहले बैठा है, कौन सबसे आखिरी में बैठा है? इन जितने भी केस आपको दिख रहे हैं टेबल चेयर के, किसी में भी आप बोल सकते हो कौन पहले बैठा है, कोई आखिरी में बैठा है? नहीं बोल सकते, ठीक है ना। आपके घर में एक डाइनिंग टेबल है, ठीक है ना, लेट्स से उस सर्कल है, 4 लोग बैठ सकते हैं उस पर, ठीक है ना। 4, आपके मम्मी पापा, आप और आपका छोटा भाई या छोटी बहन या बड़ा भाई बड़ा बहन बैठ गए वहाँ पे, क्या उसमें बोल सकते हैं कि कौन सबसे पहले बैठा है, कौन सबसे आखिरी में बैठा है? स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है उसमें, नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हीं टाइप के अरेंजमेंट्स को हम सर्कुलर अरेंजमेंट्स बोलते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशंस बोलते हैं। याद आ गया मैं? अरे कहाँ खो जाता है बार बार, यही तो है, ठीक है ना। सो फार वी हैव डिस्कस्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स इन अ रो विच मे बी टर्म्ड एज लीनियर परम्यूटेशन, बट इफ वी अरेंज द ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ क्लोज्ड कर्व that is a circle, the permutation are known as circular permutation. The number of circular permutation of n different thing chosen at a time is n-1 factorial. इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तो ये रट भी सकते हो और इसको समझने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्या है। In how many ways can 4 persons sit at a round table for a group discussion? Answer is 3 factorial 6. The number of ways of arranging n persons along a round table so that नो पर्सन हैज़ सेम 2 नेबर्स। मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ लिखा आ जाए तो आपको क्या करना है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है ना। और इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। वो देखने में अलग अलग थे बट दोनों ही केसेस में नेबर्स सेम थे, दोनों ही केसेस में नेबर्स ए के भी सेम थे, बी के भी सेम थे, सी के भी सेम थे, डी के भी सेम थे। तो उसको हम इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग अरेंजमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि अरेंजमेंट अलग अलग वो है जिसमें सेम नेबर्स ना हो, बट उन दोनों में तो सेम नेबर्स हैं, तो इसके लिए हमने उसको क्या किया, डिवाइडेड बाई 2 किया था, तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ गया। और यही सेम फॉर्मूला आप एक और जगह यूज़ कर सकते हो, नेकलेस या गार्लैंड अगर आपको बनाना हो तो, ठीक है ना। और इसी के साथ आपका परम्यूटेशंस कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम मिलेंगे और कॉम्बिनेशंस को करेंगे, बट रुक जाओ, थमो जा रहा, रुक जाओ, अभी कहाँ भाग रहे हो? हाँ बोलो, डाउट पूछो। नेकलेस वाले में हाँ बोलो। इसमें सेम 2 नेबर्स है ना? हाँ, सेम 2 नेबर्स वाला केस भी हो रहा है, तो सेम 2 नेबर्स वाले में अपॉन 2 करते हैं, अपॉन 2 करना पड़ेगा। देखो क्योंकि सेम 2 नेबर्स अगर देखा जाए, वैसे तो देखो अलग अलग अरेंजमेंट है, क्योंकि ए अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो ए का राइट हैंड कहाँ होगा, इधर, और लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, इधर। तो इन दोनों ही केसेस में, ठीक है ना, इन दोनों ही केसेस में ए का जो नेबर है वो बी और डी है, बट इन दोनों ही केसेस में लेफ्ट और राइट पर अलग अलग लोग बैठे हैं। यहाँ पे ए के राइट पे डी बैठे हैं, यहाँ पे ए के राइट पे बी बैठा है, यहाँ पे ए के लेफ्ट पे बी बैठा है, यहाँ पे ए के लेफ्ट पे डी बैठा है। तो वैसे तो ये अरेंजमेंट अलग अलग हैं, बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, प्लस कंडीशन दे देता है कि सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए, तो फिर दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तो सेम नेबर्स हो गए ना। अब सेम नेबर्स हो तो अपॉन 2 करें, अगर नहीं हो तो नहीं करें, तो n-1 करो, ठीक है ना, क्योंकि वैसे ये अरेंजमेंट अलग अलग है, इनको 2 अरेंजमेंट काउंट करना चाहिए। बट अगर क्वेश्चन बोल दे, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए, तो आप इन दोनों को एक ही मानोगे ना, तो आपका 2 का 1 बन गया, कैसे 2/2, ऐसे 6/2 3 हो जाते, अगर 6 होते तो 3 हो जाते, 8 होते तो 4 हो जाते, इसलिए। हाँ जी, अभी कहीं जाना नहीं है यार, तुम लोगों को ऐसे इतनी जल्दी मत किया करो। ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करना नहीं होंगे तो मुझसे पूछना, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करना। 19th क्वेश्चन बताओ जी, कैसे करोगे? कौन होशियार बच्चा इसका आंसर देगा? कोई भी नहीं है? सोचो सोचो सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा बट इस टाइप का आ सकता है, जो इसमें टेक्निक यूज़ करनी है वो सेम होगी जो उस क्वेश्चन में करनी होगी एग्जाम में आने वाले, बहुत हाई चांस है, और इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, कई बार पूछे जाते हैं। मिनिमम मार्क्स तो बताइए, वो छोड़ो ना, ये सोच लो कि मिनिमम मार्क्स आ गए हैं तो पास है, नहीं आए हैं तो फेल है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने लगा हूँ, ठीक है ना। अगर आप एक टेस्ट देते हो, एक टेस्ट, सिर्फ एक टेस्ट, एक ही सब्जेक्ट का एक टेस्ट देते हो, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? या तो पास हो गए या फेल हो गए, यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट देते हो, 2 टेस्ट देते हो, तो कितने पॉसिबल आउटकम हैं? कैसे? या तो दोनों में पास हो सकते हो, या दोनों में फेल हो सकते हो, या पहले में पास दूसरे में फेल हो सकते हो, या पहले में फेल दूसरे में पास हो सकते हो। बात समझ आई आप लोगों को? अगर 3 टेस्ट देते हो तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 3 में 8। एक काम करो, बना के देखो, बना करके देखो। या तो तीनों में पास होगा, या फिर तीनों में, या तीनों में फेल होगा, या फिर और बताओ क्या हो सकता है? या फिर पास फेल। पहले में पास, दूसरे में पास, तीसरे में फेल, यानी 2 पेपर में पास, एक में फेल। तो उसमें एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, और एक मैं नीचे ही लिखता हूँ ऑर्डर में, एक ये बन सकता है। इसके अलावा कुछ बन सकता है? अगर एक बच्चा 2 पेपर में पास हो, एक में फेल हुआ है, तो इन 3 के अलावा कुछ बन सकता है? सर फेल फेल पास। अब बोलते हैं कि 2 में फेल हुआ है, एक में पास हुआ है, तो क्या क्या बनेंगे? अब बताओ इसके अलावा क्या बनेगा? बताओ भाई, किसी के दिमाग में और कुछ आ रहा है? कोई और पॉसिबल आउटकम हो सकता है क्या? जल्दी सोचो। जब सोच लो और हार जाओ तो मुझे बता देना कि सर हाँ इतने ही हो सकते हैं। हार गए, ठीक है ना। कितने हैं ये? 8। यानी कि हमें क्या चीज़ समझ आई कि अगर कोई भी चीज़ करो उसके 2 पॉसिबल आउटकम हो, और और अलग अलग, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अलग अलग जैसे टेस्ट दे रहे हो, तो एक टेस्ट के 2 ही आउटकम्स हैं, तो 2 टेस्ट के कितने आउटकम्स होंगे? 3 टेस्ट के कितने आउटकम्स होंगे? 4 टेस्ट के कितने होंगे? 16। तो बताओ 7 टेस्ट के कितने होंगे? मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 आउटकम है, इसमें पास होने की कितना केस बनता है, यानी फेल होने के कितने बनते हैं? इसमें बताओ पास होने के कितने केस बनते हैं? 1। देखो सीए का एग्जाम सोचो, सीए का एग्जाम, सीए में कब क्लियर हो गए? इनमें से किस सिचुएशन में क्लियर हो रहे हो सीए का एग्जाम आप? एक ही केस में, जब दोनों में पास हो जाओ। बाकी अगर ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है, अब सीए का एग्जाम फेल कर जाओगे। बताओ तीसरे वाले केस में कितने केसेस में अब सीए का एग्जाम पास कर रहे हो? 1। बाकी सब में क्या कर रहे हो? फेल। तो बताओ 128 में भी क्या हो रहा होगा? कितने केस में पास हो रहे होगे? बाकी सब में क्या हो रहे होगे? फेल। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन फेल? बताओ आंसर क्या होना चाहिए? आया समझ? हाँ जी, ये जो 7 पेपर में अगर पास हो गया, वही एक सिचुएशन बनती है कि वो पास कर जाएगा एग्जाम। 1 में भी फेल, फेल, 2 में फेल, फेल, 7 सब में फेल, तब भी फेल। बात समझ आ गई ना आप लोगों को? सिर्फ एक सिचुएशन बनेगी जब वो पास करेगा कि वो हर एक सब्जेक्ट में पास हो जाए, ठीक है ना। बात समझ आ? ऐसे एक ही सिचुएशन होगी, पी 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 और पी वाली, बाकी सब में एक ना एक तो फेल आ ही रहा होगा, और वो हर सिचुएशन में बाकी में फेल ही हो रहा होगा। तो कितने केसेस बनेंगे रिमेनिंग? 127 केसेस बनेंगे फेल के। बताओ जी, कोई डाउट? मज़ा आ गया? जिंदगी में मज़े आ रहे हैं तुम्हारी? बिल्कुल आ रहे हैं। देखो कौन बोलता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के ज़िंदगी में मज़े आते हैं? पढ़ के भी आ सकते हैं ठीक है ना। पार्टी में जाके परमानेंट मज़े बताओ कौन से होते हैं परमानेंट? ये जितने भी हम मज़ों की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन, ये सब टेम्परेरी हैं, ठीक है ना। गाने सुन लिए, जब तक सुने तब तक मज़ा आया, बाकी दिन हो सकता है मज़ा ना आ रहा हो। परमानेंट मज़ा कब आता है? जब अंदर से खुश हो, ठीक है ना। ये सारी तो भारी खुशियाँ हैं भाई। मिल गई तो ठीक है, नई गाड़ी आ गई, 3 दिन खुश, फिर बाप पे अरे कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ठीक है ना। ये तो टेम्परेरी खुशियाँ होती हैं, अंदर से खुश हो।
अरे देखो पैसे वाले लोग भी होते हैं जो बहुत दुखी डिप्रेशन में होते हैं, बहुत होते हैं, और एक बात भी नहीं, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो करोड़, सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों पैसे थे फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। तो पैसे कभी परमानेंट खुशी नहीं दे सकते। जो भी था गया, ठीक है ना, बट उसमें रिसर्च हुई थी तो ये भी निकला था कि उसको पॉइजन दिया गया है उसकी डेथ से पहले, डिफरेंट टाइप का था जो कि मतलब तुरंत ही मारता है। हो सकता है, बट चलो सुशांत को हटा दो, बट बाकी लोग भी तो होते हैं जिनके पास वेल्थ होती है फिर भी सुसाइड कर लेते हैं। तो हम टॉपिक से हट जाते हो। सर वो रियल में सुसाइड था। अब उसमें क्या करना है, घुस करके मैं दुख हुआ चला गया, तो बाकी तो भगवान जाने उसका क्या हुआ। हाँ बोलो, जाओ जाओ आप जाओ, बाकी इधर ही बैठे रहेंगे अभी थोड़ी देर तक। नहीं, किसने बोला नहीं है? अरे मेरी एक और क्लास भी है, वो तभी होगी जब वाईफाई चल रहा है। अरे वाईफाई अभी तक नहीं चला, दिक्कत ही दिक्कत है। देखो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आकर ही पता चलेगा वाईफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, मुझसे मत पूछना, कल मेरी क्लास नहीं है, अभिजीत सर, ईशान सर, ठीक है ना, ईशान सर से पूछ लेना, वो पहले आ जाते हैं काफ़ी। ये देखो 28th क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन था ना, उसको दिमाग में रखना। ट्रायंगल के जो 9 केसेस बने थे, अगर उन केसेस को आप याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसी से बन जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। वो क्लास नहीं हो पाएगी ना, वो नहीं चल रहा नेट। हाँ जी, 32 का आंसर बताइए। A number of words which can be formed with 2 different consonant and 1 vowel। बताओ टोटल लेटर्स कितने अवेलेबल हैं आपके पास? नहीं, टोटल कितने लेटर वर्ड बनाना है आपको? 3 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है ना। बट आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 7 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवल्स। आपको जो 3 लेटर वर्ड बनाना है उसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 2 कंडीशन है बेसिकली। पहली कंडीशन कि उसमें 2 कॉन्सोनेंट और 1 ही वॉवल होना चाहिए। तीनों कॉन्सोनेंट नहीं हो सकते, तीनों वॉवल नहीं हो सकते, 2 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 2 कॉन्सोनेंट 1 वॉवल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वॉवल जो है वो बीच में आना चाहिए। यानी अगर आपको एक 3 लेटर वर्ड है, ठीक है ना, तो पहली कंडीशन की 2 कॉन्सोनेंट 1 वॉवल ही होने चाहिए उस 3 लेटर वर्ड के अंदर। तीनों कॉन्सोनेंट तीनों वॉवल या 2 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या है कि बीच वाली जगह वॉवल ही आना चाहिए, यानी कि कॉन्सोनेंट इधर आएंगे, ठीक है ना। बात समझ आ गई? आया ना सबको? अब मुझे बताइए आप कितने अलग अलग लेटर्स बना सकते हैं? सर 7 into 3 into 6 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो मैंने अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये वाली स्पेस कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप? जल्दी बताओ। 3 वॉवल्स हैं ना आपके पास, 3 में से कोई भी एक आ सकता है यहाँ पर, यानी इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 3। बात समझ आ गई इतनी? मुझे एक बात बताइए, ये वाली प्लेस कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप? 7। और ये वाली प्लेस को बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर सीक्वेंस नहीं है। अरे भाई मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो। सर तो उसमें लिखा है कि सेंटर में, मतलब अरे देखो आंसर क्या आएगा दोनों का? आंसर तो सेम ही आएगा, बस वही मैटर करता है यहाँ पर। सर सीक्वेंस तो नहीं है। वो मैटर नहीं करता, आंसर मैटर करता है। देखो ये सीक्वेंस जरूरी थोड़ी ना इसी सीक्वेंस की बात कर रहा हो ये, नन ऑफ दिस मत कर देना, ये सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे, तो हमने ऐसे बनाया है। आंसर देखो, अल्टीमेट आंसर क्या है? अल्टीमेट आंसर दोनों का सेम आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखो हो सकता है ना इसने कोई और अप्रोच से आंसर निकाला हो, ये थोड़ी ना इसी अप्रोच से निकाला होगा। ये बात समझ रहे हो आप? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। अगर तो इसने इसी अप्रोच से निकाला तो ये गलत है,
बट हम कैसे बोलते कि भाई इसी अप्रोच से निकाला है, कोई ठोस सबूत थोड़ी ना, उसकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए ये मत कर देना एग्जाम में गलती से भी कि भाई नन ऑफ दीज करा है। ये बताओ 33 जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पहली बात, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं है, बट इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में परम्यूटेशन का पूरा यूज होगा। क्या पूछा है? अच्छा मुझे पहले बताओ, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है? जल्दी बताइए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ, क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। वेरी गुड। हम क्या चाहते हैं? हम किस चीज के चांस देखना चाहते हैं? दैट ऑल टीज आर कॉन्सिक्यूटिव, यानी सारे के सारे टी साथ में हो। ये हमारा क्या है? फेवरेबल आउटकम। बट टोटल आउटकम्स क्या होंगे? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन, यानी कि टीज इधर उधर रीशफल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो मुझे बताइए अटेम्प्ट में कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स हैं। बताओ जी, अटेम्प्ट वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो विदाउट एनी कंडीशन? विदाउट एनी कंडीशन। कौन आंसर देगा? वैसे तो सही आंसर दे दिया है, ठीक है ना अक्षत ने। 7 फैक्टोरियल अपन रेपिटेशन फैक्टोरियल, एक टी लेटर है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्या आंसर है ये? $840 आएगा। ये बताओ हमारे फेवरेबल आउटकम है या टोटल आउटकम है? यानी हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं इन 7 लेटर का यूज करके, ये वो है। बट फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल क्या होगा? ऑल टीज कॉन्सिक्यूटिव, ऑल टीज आर कॉन्सिक्यूटिव। अब ये बताओ हम क्या करते हैं? टीज को एक पॉलीबैग में बांध देते हैं, तो टीज को एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। अब उसके अलावा क्या बचा? ए बचा, ई बचा, एम बचा और पी बचा, यानी कि 5 एलिमेंट्स बचे। तो 5 एलिमेंट को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल। वो जो टीज है वो आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। बट इसके अंदर 3 टीज रिपीट हो रहे हैं, और ये तो कट गया, कितना बचा? तो बताओ क्या चांसेस हैं कि अगर मैं एक वर्ड रैंडमली चूज कर रहा हूं, पता है मेरे सामने क्या है? मेरे पास बहुत सारे पूरे 840 वर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। उन वर्ड्स कैसे बनाए गए हैं? अटेम्प्ट जो वर्ड है उसके लेटर का यूज करके बनाए गए हैं। क्या चांसेस है कि अगर मैं रैंडमली एक उसमें से वर्ड उठा रहा हूं, उसमें तीनों टीज साथ में होंगे? ये तो क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं। तो बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हैं और टोटल आउटकम कितने हैं? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें टीज साथ में होंगे? 1/7। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और अब आपको समझ आ गया होगा कि उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना कितना ज़रूरी है, तभी वो चैप्टर हो सकता है। अगर PNC नहीं आता तो क्या ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप कर पाते? नहीं कर पाते। अब ये आ गया तो मैंने समझा दिया, क्या हो गया, ठीक है ना, आ गया तो समझा दिया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला छोटा सा होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, बस वो वैल्यूज मैंने निकाल करके डाली और कुछ भी नहीं किया। बाकी जो निकाली है वो मेन पार्ट था, वो परम्यूटेशन था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सब आंसर दे सकते हैं इसका? जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। MATHEMATICS, कितने डिफरेंट लेटर हैं इसमें और कितने सेम हैं? टोटल कितने हैं? और आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है। कुछ याद आ रहा है? कुछ तो याद आना चाहिए। और जब मैंने वो क्वेश्चन कराया था तो आपको हिंट भी दिया था कि एग्जैक्ट सेम आंसर आता है एक और क्वेश्चन का, वो मेरी बुक में गिवन है। वेरी गुड।
एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो वर्ड है उसका यूज़ करके आप कितने 4 लेटर वर्ड बना सकते हो, ठीक है ना। और देखो एग्जामिनेशन में क्या था, EXAMINATION, कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, कितने सेम हैं, कितने टोटल हैं, कुछ फर्क है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? ये तो याद नहीं है, अब नहीं तो याद हो जाएगा। अब हो जाएगा ना अब हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद हो जाता है, चिंता ना करें, हो जाएगा, ठीक है ना। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये तो मुझे पक्का पता चल चुका है, ठीक है ना। याद रिवाइज कर रहे होते तो गारंटी बोल सकते थे कि आपको याद आ जाता, रिवाइज नहीं किया तुम लोगों ने, करो। इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें रिवीजन नहीं किया तो चैप्टर से जो ग्रिप आपकी बनी होती है ना क्लास में, वो छूट जाती है। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हर एक क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं कि हर हम क्लास में कुछ नया कर रहे हैं एकदम ही जो पिछली क्लास से रिलेटेड ना हो। हमने जो फर्स्ट क्लास में बेसिक सीखे थे वो आज तक काम आ रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर आप रिवाइज नहीं करते उस चीज़ को और आप नए लेक्चर में आता हो और मैं लिंक करवाता हूँ तो लिंकेज में दिक्कत आती है, आप लिंक नहीं कर पाते क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया होता, ठीक है ना। जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया और जिनको मैं पहली क्लास की चीज़ लिंक करवाता हूँ उन हो ही नहीं सकता वो लिंक कर पाएँ। वो सोचेंगे अच्छा बताया होगा देख लेंगे, बट वो लिंक नहीं कर पाते उस वक्त, और तभी आपकी वो कमज़ोरी बनना शुरू हो जाता है। आप फिर उस चैप्टर पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करो इस चैप्टर का। और मैं तो ये बोलूँगा कि हमारी एप्लीकेशन पर सारे लेक्चर्स उसके डाले हुए हैं मैंने तुम ही लोगों के लिए, उन सबको देख लो बैठ करके क्या हो गया, तो आपका एकदम मस्त तरीके से चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एग्जामिनेशन और मैथमेटिक्स सेम एग्जैक्ट सेम सिनेरियोस बन रहे दोनों के अंदर, और दोनों में ही 4 लेटर वर्ड बनाना था। 3 केसेस बने थे, 2 सेम 2 सेम 2 सेम 2 डिफरेंट ऑल डिफरेंट, वही सेम इसमें भी होगा। उसका आंसर 2454 आ रहा था, इसका आंसर भी 2454 आएगा, और अभी आपको याद भी रहेगा हमेशा। 35th एक इजी क्वेश्चन बताओ। क्या इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन है? कौन क्या कंडीशन है? तो मैंने क्या बोला था कि जो कंडीशन की प्लेस होती है उसे सबसे पहले फिल करो। कंडीशन की प्लेस कौन सी है, पहली या छठी? पहली। और पहली जगह को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? सिर्फ एक तरीके से, वहाँ पे बी आना चाहिए और कुछ है ही नहीं। कितने ऑप्शंस बच गए? फिर क्या इसको मैं 5 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ? आ गया समझ? चलो भाई घर पे ट्राई करना है आपको क्वेश्चंस सारे परम्यूटेशन के सारे, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन के मत करना भी, परम्यूटेशन के सारे क्वेश्चन ट्राई करना है। जो भी डाउट होगा मुझसे पूछना और कर लेना, नहीं किया ना बहुत दिक्कत आने वाली है अगली क्लास में। पहले ही ऑन कर देता हूँ मैं। चलो जी बाय बाय, टेक केयर सभी को, गुड आफ्टरनून।